Hello my dear students and students के दोस्तों. Biomolecules is one such topic in biology that is equally useful in chemistry as well. Which means एक chapter लेकिन double धमाका. So thought of creating a video on it for both JEE and NEET aspirants. Stay with us till the end because biomolecules won't scare you hereafter. चलो शुरू करते हैं. We all eat carbohydrates daily in various forms. कभी रोटी, कभी चावल, कभी शुगर तो कभी ब्रेड. लेकिन क्या आपको पता है कि यही कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ फूड नहीं बल्कि लाइफ के फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स है? तो आज समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई होते हैं और लाइफ में इनका इंपॉर्टेंस क्या है. लेट्स डिकोड कार्बोहाइड्रेट्स स्टेप बाय स्टेप. कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल ब्रैकेट Y. इसका मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बने होते हैं. जरा नोटिस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, बिल्कुल पानी जैसा. इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, या फिर बड़े ही प्यार से हम इन्हें सैकराइड भी बुलाते हैं. सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए चलो आओ पहले इन्हें क्लासिफाई करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स दे possess, these carbs are classified into 3 types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अगर सिर्फ एक ही शुगर से कार्बोहाइड्रेट बना हो तो we call it monosaccharide. अगर 2 से लेकर 10 के बीच में शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हो तो we call it oligosacharide. लेकिन अगर सिर्फ 2 शुगर यूनिट्स है तो हम उसे डाइसैकेराइड भी बोलते हैं. जब बहुत सारे शुगर यूनिट्स मिलाकर एक चेन बनाई गई हो देन वी कॉल इट अ पॉलीसैकेराइड. सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक का सफर, बस इतना ही लॉजिक है. सबसे पहले नजर डालते हैं मोनोसैकेराइड्स पर. मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल एंड स्वीटेस्ट शुगर्स होती है. इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जहां N could be anywhere between 3 to 7 carbon numbers. Monosaccharides cannot be hydrolyzed further. मतलब इन्हें और छोटे शुगर यूनिट्स में तोड़ पाना नामुमकिन है. बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखना. स्वीट इन टेस्ट, आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स एंड पानी में बिल्कुल सोल्यूबल, बस घुल जाएंगे. मोनोसैकेराइड्स को कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि 3 कार्बन्स वाला ट्रायोज. कुछ नमूने इनमें आते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड. 4 कार्बन से बनाया टेट्रोज, जैसे कि एरिथ्रोज और थ्रियोज. 5 कार्बन जिसमें हो वो है पेंटोज, एज इन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. जब 6 कार्बन्स प्रेजेंट हो तो कहा गया हेक्सोज, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. लेकिन 7 कार्बन वाला है हेप्टोज, फॉर एग्जाम्पल सीडोहेप्ट्यूरोज. बच्चा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना पेंटोज एंड हेक्सोज को ज्यादा याद रखना. यारो, एक और सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, which is on the basis of their functional groups present. अगर हमारे शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे एल्डोज कहा गया, जैसे कि ग्लूकोज. यस, ग्लूकोज इज एन एल्डोज शुगर. अगर हमारे कार्ब्स में कीटोन ग्रुप हुआ तो कहते हैं कीटोज शुगर, फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यारा बड़े ही प्यार से DHA. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टू रिड्यूसिंग शुगर्स. हाँ, वैसे मुझे पता है बेनेडिक्ट्स टेस्ट NCERT में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल्स के वजह से आपके एग्जाम्पल्स के लिए अब इंपॉर्टेंट है. बेनेडिक्ट्स टेस्ट में ब्लू कलर का कॉपर आयन रिड्यूस होकर रेड प्रेसिपिटेट कॉपर में चेंज हो जाता है. सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं क्योंकि उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है ही. अगर इसी बेनेडिक्ट्स टेस्ट के दौरान रेड प्रेसिपिटेट दिखाई दे, इसका मतलब होगा आपका शुगर रिड्यूसिंग है.
जब दो मोनोसैकेराइड साथ आते हैं तब बनता है एक डाइसैकेराइड। यहां आता है आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द रिएक्शन बिटवीन डाइसैकेराइड्स या फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स इज ड्यू टू अ कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड आउट। याद रखना बच्चा, जब दो शुगर मॉलिक्यूल साथ जुड़ेंगे तो पानी तो निकलेगा। डाइसैकेराइड्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं लेकिन पानी में सोल्यूबल। जो बॉन्ड दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन करता है उसे कहा गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। जहां वाटर रिमूव हुआ वहां ग्लाइकोसाइडिक बन जाएगा दो मोनोसैकेराइड्स के बीच। कुछ कॉमन डाइसैकेराइड्स पर ध्यान देते हैं। एक एग्जाम्पल है सुक्रोज, जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को साथ जोड़कर बनाया गया। इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर आता है लैक्टोज, जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को जोड़कर बनाया गया, एंड माल्टोज, जो दो ग्लूकोज यूनिट्स को साथ जोड़कर बनाया। यारा इनमें से ध्यान दिया सुक्रोज पर क्योंकि वो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे अगर हम लोग उसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज कहते हैं तो एक आम आदमी उसे कुछ और नामों से जानता है, जैसे कि सुक्रोज को कहा केन शुगर, टेबल शुगर या कमर्शियल शुगर। लैक्टोज बनता है मिल्क शुगर एंड माल्ट शुगर है माल्टोज। तीसरा क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स में है पॉलीसैकेराइड्स। जब ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक लॉन्ग चेन बना देते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। These large macromolecules are insoluble in water. लेकिन these are again classified into some of the groups, जैसे कि होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। वो शुगर्स जो एक ही टाइप के शुगर यूनिट या मोनोसैकेराइड से बने हो वो होता है होमोपॉलीमर। लेकिन हेट्रोपॉलीमर्स आर बेसिकली मिक्स्ड शुगर्स, मतलब ही वो कई सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़कर बनाया जाता है। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे होमोपॉलीमर्स की जो ग्लूकोज से बने हो, जैसे कि हमारा ग्लाइकोजन। एनिमल्स ग्लूकोज को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर और मसल्स में स्टोर कर लेते हैं। जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी ना, ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज बन जाता है। शायद इसीलिए हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइड्स जब राइट एंड की दिखाते हैं या बात करते हैं तो उसे रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, लेकिन उनका जो लेफ्ट एंड होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। वन सच एग्जाम्पल इज अगेन सेल्यूलोज, वंस अगेन अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मतलब सेल्यूलोज सिर्फ ग्लूकोज के ढेर सारे यूनिट्स को साथ जोड़कर बना है। जस्ट बिकॉज सेल्यूलोज में कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस नहीं होते, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता एंड शायद इसीलिए कोई कलर भी नहीं प्रोड्यूस करता, which means it remains colorless in presence of iodine. सेल्यूलोज अक्सर प्लांट सेल वॉल में देखा जाता है। Picking up one such example again, that's starch. प्लांट टिश्यूज में एनर्जी का स्टोर हाउस हमारा स्टार्च है। इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलाइसिस होने के वजह से जब भी ये आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। बच्चा याद है ना, 9th 10th स्टैंडर्ड कभी तो हमने आलू के ऊपर आयोडीन ड्रॉप्स डाल के देखे थे, याद है ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ था। हाँ, ये बस वही एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा जो अगला एग्जाम्पल है इन्यूलिन, ये ग्लूकोज का नहीं बल्कि फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। हाँ, आपने सही सुना, इन्यूलिन। बच्चा, मैंने इंसुलिन नहीं कहा। इन्यूलिन is a homopolymer of fructose sugar. Onion, garlic, chicory roots ऐसे कई प्लांट्स में इन्यूलिन एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज प्रेजेंट होता है। अब कुछ नजर में अगर हेट्रोपॉलीमर्स के एग्जांपल्स पर डालने की कोशिश करूं तो वी कैन हैव द एग्जांपल्स लाइक पेप्टिडोग्लाइकैन एंड हाइलुरोनिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं होते, कभी कभी वो हमारे लिए कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो कभी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
जैसे कि सेल्यूलोज, शायद हमने पहले पढ़ा था कि सेल्यूलोज आर नोन टू मेक द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लांट सेल वॉल। हाँ, प्लांट सेल वॉल में आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। वैसे ही आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में या फिर फंगस के सेल वॉल में हमने काइटिन भी सुना हुआ था। सो सेल्यूलोज एंड काइटिन बिकम्स आवर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चा, एक नजर फाइनल समरी पर डाल दो। कार्बोहाइड्रेट्स की समरी कुछ इस तरह होगी। ग्लूकोज से एटीपी बनता है एंड दस इट एक्ट्स एज अ फ्यूल प्रोवाइडर। स्टार्च और ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है। सेल्यूलोज और काइटिन आर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। Ribose and deoxyribose are pentose sugars of both RNA and DNA respectively, and thus makes up the genetic material of an organism. यारा, सिंपल शुगर से लेके लाइफ के आर्किटेक्चर तक कार्बोहाइड्रेट्स हर जगह मिलेगा। बच्चा, उम्मीद है कार्बोहाइड्रेट्स की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड जो थी वो मिली होगी। आपको अगले सेशन में दोबारा देखूंगी। See you again in our next video on amino acids. तब तक यारा अपना ख्याल रखना। Bye bye. Thanks for watching. If you found this helpful, make sure you subscribe for clear, powerful learning with Concept Corner. Zero fuss, only facts.